बचाने वाले थे और एक तरफ पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले थे। इतनी बड़ी काबीना, ये 10 लोग या 12 लोग जो काम नहीं कर सके, ये 100 भी कर लें इनको, ना ही ये कुछ अवाम के लिए कर सकेंगे। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में कैंपेन चला रहे हैं। रास्ते कभी बहाल होते हैं, कभी रुक जाते हैं, ये चलता रहेगा। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, अगर इस वक्त मुल्क की सियासत की बात की जाए तो एक कश्मकश का शिकार जो है वो नज़र आती है। बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालिया दिनों में जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें भी कर रही है, ईद के बाद एहतजाज की भी बातें कर रही है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर खुद PTI की जो अंदरूनी इजलास है उसके हवाले से आई है, जहाँ PTI के मेंबर्स ने जो इजलास में शामिल थे उन्होंने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा है कि उसकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं। और ये भी साथ साथ कहा है कि अगर ये हालात ठीक नहीं होते तो हम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त इंटरनली खुद फ्रैक्चर्ड नज़र आ रही है, वो जब ग्रैंड अपोजिशन की बात करती है तो वो किस हद तक जो है वो इसमें कामयाब होंगे, स्पेशली गिवन द सर्कमस्टांसेस। हालिया दिनों में जो अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू है वो बहुत इस वक्त मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिस पे ऑब्वियसली रद्द अमल जो है JUIFA की जानिब से भी आया है। तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता हुआ और फिर उसके बाद एक ऐसी तहरीक का फ्रंट पोज करता हुआ जो हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर सकती हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिरन तो लगता है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो एक सेफ वे में नज़र आती है, हुकूमत इस वक्त सेफ नज़र आती है। लेकिन हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा जो एक इशू है वो ऑब्वियसली कारकर्दगी है। सिम्त का तयन हुआ है, ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं? नहीं, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और हुकूमत की कारकर्दगी जो है उस पर डिपेंड करता है कि हुकूमत इस सेफ जोन में कब तक रह पाती है। आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि मुल्क की सियासत जो है वो किस नहज पर जा रही है, क्या होने जा रहा है। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ ज़मीर साहब आपसे करती हूँ। इस वक्त बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इब्तदाई में कहा कि एक इजलास होता है, उसमें PTI के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जिसमें शंदाना गुलजार साहिबा हैं, जिसमें महमूद जान साहब हैं और दीगर लोग जो हैं, वो अपने ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते हैं। वो कहते हैं जी सूरज का निज़ाम हो, शहर की दीगर इशूज़ हों, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी हुकूमत इतने सालों से है लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज पर निकल सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम बात करते हैं, एक तरफ हम ग्रैंड अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ईद के बाद बड़े एहतजाज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनली PTI के अपने ये हालात हैं। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट PTI डज सम इंट्रोस्पेक्शन और ये एहतजाज के मोड में से निकलें और लोगों को डिलीवर करें? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये PTI के अंदर, और ये कोई नई बात नहीं है। जब अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने और उसके कुछ अरसे बाद ही ये आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि गवर्नेंस की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, और हमने बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते देखे जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने इतने कोई कान नहीं धरे, और वो चलते हुए इस्लामाबाद भी आ गए, वो जो बाकायदा मार्च लेके, और उस वक्त कुरम में जो पारा चनार की जो हालत थी। और उसके अलावा KP के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। जिस तरह अभी आपने मतलब बहुत सारे मेंशन भी कर दिए, ज्यादातर सोशल इश्यूज हैं। फिर हमने देखा कि मुलाजमीन जिस तरह वहां पे निकले, उनके ऊपर हुआ, टीचर्स के ऊपर हुआ, बहुत तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन ये आवाजें पहले भी अंदर से उठ रही थी, लेकिन खान साहब जो कि अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं, वो शायद ये नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने दोनों ओहदे उनको दिए हुए थे। लेकिन फिर एक टाइम रियलाइज किया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को सिर्फ और सिर्फ अब सूबे के मामला चलाने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये बड़ी सेन वॉइसेस हैं, अगर जो PTI के अंदर से निकल रही हैं, और ये एवं ही नहीं निकलती, मतलब ये जब एक होता है ना, जब पैमाना लबरेज हो जाता है तो तब ये बोलते हैं, जिसमें शंदाना गुलजार माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी खातून है, और अगर वो ये बात कर रही हैं तो शी बिलोंग्स टू दैट प्रोविंस।
तो मारिया, आपको इस बात का अंदाजा तो है कि अगर वो उस प्रोविंस की हैं और वो इतना सब्र करके बैठी हुई थी और अब बोली है, तो इसके पीछे कोई वजह है। अब आपने बात की है इंट्रोस्पेक्शन की, अब आपको मैं बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको याद होगा कि वो 12 मरतबा कहते हैं कि मुझे कोई फाइनल वर्ड कहीं से पीटीआई में से नजर नहीं आता, कि कभी कोई आके कोई और बात करता है, कोई और पैगाम देता है, और उसके बाद कोई और यू टर्न्स भी, जिस तरह मौलाना कहते रहे कि जी, और फिर जिस तरह की गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक इनके लीडर्स करते रहे, तो वो एक मामला है जहां पे ये ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस बनाना चाह रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर पीटीआई को अगर मिल सकती है तो वो मौलाना साहब से मिल सकती है। और मौलाना साहब पहले ही बहुत शाकी हुए हैं कि यार इनकी पॉलिसीज का मुझे नहीं समझ आता, कि एक दिन कोई मुझे आके कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। 26वीं आईनी तरमीम पे जिस तरह पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये सब चीजें एग्री हुई और इनके मुताबिक हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तो ये चीजें एग्रीमेंट नहीं हुई, तो वो मुझे लगता है कि पीटीआई को अब ये रीथिंक करना पड़ेगा कि एक बारहा मर्तबा चेयरमैन पीटीआई कह चुके हैं कि जी एक वॉइस होगी और वो मेरा मैसेज होगा और वो ये बंदा देगा, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो कोई 8-10 बंदे जो हैं उनकी अपनी अपनी सोच के मुताबिक स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, तो ये यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल है उनके लिए। राइट। आमिर जैसे आपकी तरफ आती हूँ, अभी तक अगर हम देख लें पीटीआई का सारा फोकस जो है वो रहा है एहतजाज पर, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने में, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन साथ ही साथ अपना प्रोविंस जहां पर एक मेजॉरिटी मिली है, अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी मिली है पीटीआई की हुकूमत को, वहां पर डिलीवरी का अगर इस तरह फुकदान होगा तो आई मीन अगर हकीकी मायनों में बात की जाए तो दे गोइंग टू लूज द बैटल। क्या आपको नहीं लगता जहाँ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो पीटीआई को अब ये देखना चाहिए कि उस एहतजाज वाले मोड में से निकलें, शायद कुछ रीस्ट्रैटेजाइज करें, रीप्रायोरिटाइज करें चीज़ों को? एक तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि पीटीआई के अंदर से इस बात पर फोकस हो रहा है कि जी हमें अपनी कारकर्दगी जो है सूबे के अवाम के लिए बेहतर बनानी है। भाई आप ही के प्रोग्राम में बहुत पहले मतलब मैंने ये अर्ज किया था कि बहुत अच्छा होगा कि अगर पीटीआई की क़यादत जो है वो जो है सूबे की क़यादत अलग कर दे और जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब हैं अलग कर दे। वो आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहली बार कहा था, तो ऑन कार्ड्स भी नहीं थी ना, तो ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने जुनैद अकबर साहब को सूबे का सदर दिया। उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो केपी की हुकूमत को बतौर बाजुए शमशीर जन इस्तेमाल ना करें। हुकूमत का काम चाहे सूबाई हो चाहे शहरी हुकूमतें हो, उनका काम होता है वहां की खिदमत करना, उनके मसाइल को हल करना। तो बहुत अच्छा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब उस चीज पे ज्यादा फोकस करें। और ज़ाहिर है कि जो बड़ी तंजीमें होती हैं वो बैक वक्त कई काम करने की अहलियत रखती हैं कि ठीक है हुकूमत अपनी जगह चले, जो उन्हें एहतजाजी सियासत करनी है, मज़ाहमत की सियासत करनी है, वफाक की हुकूमत के खिलाफ उनके कोई शिकायत है वो भी अपने आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए करते रहे। तो ये एक मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं जो मुनज़्ज़म तंजीमें होती है उस तरह से काम करती हैं। तो अब मतलब क्या पीटीआई इस जानिब बढ़ सकेगी? अब जैसे जो आप नाम ले रही चंदाना साहिबा, सब उनको बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं, बड़ी वो दो टोक बात करती हैं, बहादुर खातून है, तो अगर वो ये बात कर रही है तो उसको मेरे ख्याल में पीटीआई की क़यादत को सुनना चाहिए और वॉर फुटिंग के ऊपर उस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि जो कम से कम जो होता है ना कि लोगों के दुख दर्द उनको लगे कि जी अब हमारी हुकूमत संजीदा है। मगर एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां तक वो है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी है, वो केपी की हो, पंजाब की हो, पंजाब का हालांकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होता है कि बहुत माशाल्लाह शानदार कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की हो और बलूचिस्तान की भी हम देख रहे हैं, हर जगह पे बहुत ज्यादा चूल आपको नजर आएगा। कहीं पर भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन केपी में बहुत बड़ा मसला है, मगर वही उतना ही बड़ा मसला जो बलूचिस्तान में भी है कि आपने आज के अखबार में कि जी वो लोग आते हैं थाने को घेरते हैं, जला के चले जाते हैं, तो तशवीशनाक बात है। आप फिर उसी तरह सिंध में जो डाकू राज है शुमाली सिंध है, वो भी बड़े बाइस तशवीश है। शहरी सिंध में जो है डिलीवर नहीं कर पा रही सूबाई या शहरी हुकूमत, वो हमारा कुत्तों तक का इलाज नहीं कर पा रही। और पंजाब की जो हालत है, साउथ के सेंट्रल पंजाब को चेक किया हुआ, साउथ पंजाब के अपने गम है, तो हर जगह के अवाम जो है वो बेचैन है। और उसमें हम ये कहेंगे जी सिर्फ केपी बहुत बुरा है, केपी को यकीनन बेहतर करना चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी क्योंकि हम एक नेशनल आपके फोरम पे बैठे हुए मीडिया पे, तो दीगर जो हमारे सूबे हैं उन्हें भी अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है और अवाम दोस्त बनाने की जरूरत है। और थिएट्रिक्स के ऊपर ना जाए कि आप किसी जगह का दौरा किया, फला को निकाल दिया, फला ये काम कर दिया ना, उसकी जगह एक म्यान रवि के साथ जो है फैसले होने चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी मौलाना के अगर मेरे पास वक्त है 1 मिनट का और, जी प्लीज प्लीज।
मौलाना फजल रहमान के मैं समझता हूँ कार्ड को हमसे बहुत ज्यादा ओवर प्ले कर रहे हैं। मौलाना यकीनन एक बहुत ही आम सियासी कुव्वत है, यकीनन बहुत जीरक सियासतदान है, लेकिन मुझे बताइए तारीख में तब उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर को डिसाइसिवली इस्तेमाल किया? कभी भी नहीं। वो ठीक है झलक दिखाते हैं, ये उनकी स्ट्रीट पावर की जो बात है वो मुक्का है, जो इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया, उससे हमेशा उन्होंने प्रेस किया। एमआरडी के दौर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो अच्छा, उसके साथ साथ वो बैक वक्त जो है कई जगह पे सिग्नल्स उनके चल रहे होते हैं, हुकूमत से उनका रोमांस या फ्लर्ट चल रहा होता है, उसी तरह का फ्लर्ट वो जो है इसके खिलाफ से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फ्लर्ट अच्छी बात है, बुरी बात नहीं होती है, ठीक है ना। हमने कुछ कहा नहीं, आमिर साहब आप खुद ही उसकी वजाहत दे रहे हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं, तो मुस्कुरा रहे हैं। जो नादान लोग हैं वो फिर समझे खुदा ना खास्ता, तो मौलाना का जो फ्लर्ट है वो बिल्कुल जारी रहना चाहिए। तो जो भी ज़हीन सियासतदान होते हैं या जो स्टेटस को के सियासतदान होते हैं, JUIF जो है वो स्टेटस को की जमात है बुनियादी तौर पे ना, तो वो कोई ऐसा करेंगे कि वो एप्पल कार्ड को अपसेट कर दें, ठीक है ना। अगर वो मतलब आएंगे तब भी वो उसी हिसाब से आएंगे कि भाई कंट्रोल मुजाहिर करनी है, हमें पैजामे से बाहर नहीं होना, हमें बहुत ज्यादा जाके नहीं लड़ाई लड़नी ना। अच्छा, क्या है कि भी इसी तरह की दो राय है, एक वो है जो वहाँ के बहुत ही ज्यादा मतलब इनकलाबी है, और ऐसे लोग भी हैं कि जो समझते हैं कि नहीं भाई हमें मतलब एक दायरे कार में लड़ना है, और आपको फैसला करना है कि आपका आदाब क्या है। आपका आदाब जो पीटीआई बाहर बैठी हुई वो तो पता नहीं क्या बात करती है, बिल्कुल ठीक, हमदर्द है, तो मरवाने वाली बात करते हैं। ठीक, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा ब्रिगेड साहब की तरफ लेके जाऊं। ब्रिगेड साहब, एक तरफ पार्टी के अंदर ये तो चलें, दिस इज एक इंसिडेंट जो है वो कोर्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि धड़ेबाजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और अब इस नौयत के अगर इख्तलाफात जो हैं वो आ रहे हैं कि अपने खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ ही, अपनी हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के अंदर से जो है आवाज़ें उठ रही हैं और कह रहे हैं जी एहतजाज करेंगे, तो ऐसे में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अभी JUIF का तस्करा हो रहा था, महमूद खान अचकज़ई साहब आपको याद है ऑलरेडी तकरीब में कह चुके हैं कि पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर जो है वो करना होगा, पीटीआई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। ऐसे में जो ये ईद के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि नहीं जी ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा और ये सड़कों पर होगा और ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगा, ये आपको कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है? डॉक्टर मारिया, देखें बात ये है कि ये महीना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो रमज़ान का महीना है इसमें पीटी अपने आप को कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी नहीं है, ना पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ना आपने स्ट्राइक करनी, मूव करनी है। सो इसमें इनका काम था कि ये अपने आप को कंसोलिडेट करें। जो इनकी मस्जिदें काफ़ी लोगों ने बनाई हुई हैं वो अपने आप को ठीक करें। आपके सामने KP में भी अब पावर स्ट्रगल चल रही है, जैसे ये महमूद है, ये पुराने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद सनाना इज अ वेरी वेल एजुकेटेड लेडी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। वो अगर बोल रही है मीन के बाकी वहाँ गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। KPK में आप मुझे ये बताइए कि तीसरा टेन्योर है, एक भी कोई काबिल जिक्र इन्होंने कोई काम किया हो तो बताइए जिसपे ये कहें कि देखें हमारी गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी और मेरिट इज अबव ऑल 0/0। दिस इज द इशू जिसकी वजह से ये जितना इस तरह डिले करते जा रहे हैं उतनी ही जो हुकूमत है वो स्ट्रांग होती जा रही है। द मोर दे डिले, द मोर दे डिवाइडेड, द मोर देयर तितर बितर हुए हैं और इनकी आपस में लीडरशिप की प्रॉब्लम कर रही हैं, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो भी प्रॉपर कैश नहीं करे जिनको कैश करना चाहिए। इस वक्त बात यह है कि इस वक्त देख लें आप ग्रैंड लाइन्स की बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान विल नेवर ज्वाइन। आई एम सर्टन ही विल कम, ही विल क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप, वो शो करेंगे, बार्गेन करेंगे, अपने बेनिफिट लेंगे एंड दिस ना पीटीआई चाहती है, क्योंकि पीटीआई का और दोनों के KPK में क्लैश है, दोनों वहाँ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। या तो ये कहे पीटीआई ठीक है जी हम आपको बलूचिस्तान दे देंगे, आपको गवर्नर दे देंगे, सोन से चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन को दे देंगे, ये इनमें इतना इनमें दिल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को देखिए बात ये कि डिपेंड सारा फेडरल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं किया। आई एम फ्रैंकली टेलिंग 3-4 चीज़ें जो फेडरल गवर्नमेंट करती तो हम कहते हैं बहुत बड़ा काम किया, लोग अट्रैक्ट होते, और पीटी को इस वक्त इतनी बिखरी हुई है ना, इसको वो अपनी तरफ पुल कर लेते। नंबर 1 FBI का ना स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, ना 3 से 4 साल अरब एक साल के चोरी नहीं हो सके। हमने स्टेट कॉर्पोरेशन प्राइवेट से नहीं कर सके, 1000 बिलियन वहाँ वेस्ट कर रहे, IPPS का हम कुछ नहीं कर सके। उसी तरह 2000, 2021, 2200 कितने हैं जो इनके अभी भी उसके ऊपर प्रोटेक्ट चल रहा है। थर्ड ये कि आपने कोई कमोडिटी आइटम आपने लोगों की सस्ती, चीनी 170 पे चली गई है। अयूब की गवर्नमेंट मुझे याद है 1 रुपया चीनी बढ़ी थी तो गवर्नमेंट चली गई थी।
तो इसके ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आप देखें बिजली, गैस, डीजल, ये चीजों में कोई फर्क नहीं। तो अवाम को कौन सी हमने दी है राय जिससे अवाम ये कहे कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पीटीआई से बहुत बेहतर है, वी डोंट नॉट वेस्ट टाइम अगेन सिलेक्टिव पीटीआई, हम इनको लेकर आते हैं। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत लम्हा फिक्रिया, खाली टेलीफोन बातों से, ये इशारों से फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू डू सम पॉजिटिव कॉन्क्रीट स्टेप्स, जिसमें ये 4-5 चीजें अगर ये कर लें तो यू हैव अ बिग बेनिफिट एट दिस टाइम व्हेन पीपल पार्टी पीटीआई इज ऑलरेडी बिखरी हुई है। कई लीडरशिप हैं इनके, वकला अलग हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग हैं, कुछ आपस में दस्ताबंदी है और लीडर अंदर है अपने अपनी वो मर्जी के बयान ले जाते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा ज़मीर साहब, अगर बात की जाए अभी, एक तो ये मेरा ख्याल है हम सबका ही कंसेंसस है कि एक तो मौलाना कभी एंटी गवर्नमेंट नहीं जाते, मतलब स्पेशली जो इस वक्त 2 गवर्नमेंट्स जो हैं वो दो पार्टीज़ जो हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल हैं, उनके खिलाफ तो कभी भी नहीं जाएंगे। पता नहीं पीटीआई को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि मौलाना साहब डिस्पाइट पीटीआई की उनके साथ जो हिस्ट्री रही है वो क्यों उनके साथ जाएंगे। फिर अगेन जिस तरह फ्रैक्चर्ड है पीटीआई, क्या पीटीआई आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ईद के बाद कुछ भी हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कोई अलायंस बना के? देखिए, अगर तो ग्रैंड अलायंस नहीं बन पाता और स्ट्रीट पे नहीं निकल पाते हैं, अगर तो नहीं, वो तो लग ही नहीं रहा के बन रहा है। हाँ, लेकिन अभी है कि चले बैठे तो थे ना कुछ अर्सा पहले, और हो सकता है शायद बैठ जाएं। देखिए, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ जाना, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ जाना या किसी हॉल के अंदर बैठकर गुफ्तगू कर लेना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन की बुलाकर गुफ्तगू कर लेना, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। हो सकता है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आके बैठते भी नहीं। लेकिन जहां पे ये आमिर जान ने बात की ना कि स्ट्रीट पावर, मैंने ये नहीं कहा कि मौलाना जो है यूज करेंगे, पीटीआई ये समझती है कि क्योंकि है स्ट्रीट पावर उनके पास, एक नंबर तो है, तो वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ बिल्कुल अच्छी तरह जुड़ जाएंगे और तो फिर हम उनको कन्विंस कर लेंगे कि जी हमारे साथ। लेकिन that naive? I mean, that's what I'm trying to understand. Of course, that is actually basically PTI is naive at this very point, क्योंकि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त उनके पास बैठी हुई हैं वो या इंडिविजुअल्स हैं या ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास इतना बड़ा कोई स्ट्रीट का नंबर नहीं है स्ट्रीट पे आने का। तो एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है, तो इसलिए पीटीआई या तो ज्यादा ओवर स्मार्ट प्ले कर रही है या फिर ऑफ कोर्स ने कहा कि पीटीआई इज नाइव इनफ टू नॉट अंडरस्टैंड दैट ये सिचुएशन है। दूसरी जो आपने बात की है कि देखिए, अगर ये चीजें इसी तरह चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रैंड ऑपोजिशन इसी तरह निकलेगी। मुझे तो लगता है पीटीआई के अंदर लोग भी नहीं चाहते कि ग्रैंड ऑपोजिशन चले, अदरवाइज अली अमीन ये स्टेटमेंट्स ना देते। देखें, बात सिंपल सी, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ऑफ कोर्स जिस तरह पहले भी बात की ब्रिगेडियर साहब ने, ये स्टेक्स आए हैं ना, केपी और बलूचिस्तान एक 2 बड़े सूबे हैं जिसमें बेसिकली मौलाना फजल रहमान के साथ के स्टेक्स हैं। तो वो वहां पर पीटीआई का भी बहुत बड़ा स्टेक है, मतलब अब तीसरी गवर्नमेंट उनकी चल रही है, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि मौलाना फजल रहमान साहब को हम इतनी ताकत दे दें, स्ट्रेंथन कर दें और लोगों को रियलाइज हो जाए कि पीटीआई खुद तो कुछ कर नहीं सकी थी, मौलाना फजल रहमान साहब आए तो उन्होंने तो किया है, तो फिर ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह है। तो पीटीआई उस तरह भी देख रही है, तो वो इन्होंने वो गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी रखी हुई है कि एक कहता है कि नहीं मौलाना फजल रहमान साहब को आना चाहिए हमारे साथ, एक कहता है कि नहीं मौलाना फजल रहमान के साथ, मतलब मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू भी की जाती है। तीसरा जाविया जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मेरे ज़हन में जो तीसरा जाविया है वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, अगर मौलाना साहब की वजह से कोई चीज़ कामयाब भी हो जाती है या मतलब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालें, अगर वो निकल आते हैं तो ऑल दीज पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स राइट नाउ, इनका स्टेटस क्या रह जाएगा? डू दे एक्चुअली वांट कि इमरान खान साहब बाहर आए? ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता। देखें, मतलब जो इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ है इसमें मतलब कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो भी है। तो उस हालात में ये क्यों चाहेंगे कि वो बाकायदा आके सब ऑपोजिशन एक अथरा घोड़ा हो और उसके ऊपर सिर्फ इमरान खान साहब बैठे और सवारी करें? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन ये चीज जो है वो
पीटीआई के अपने लोग की भी बात कर रही हूं मैं वही कह रहा हूं ना कि पीटीआई क्यों बर्दाश्त करेगी और फिर दीगर भी जमातें वो किसी के शेडो में आके क्यों काम करें। महमूद खान अचकजई का अपना एक कद है, शाहिद खाकान अब्बासी का अपना एक कद है, मेंगल का अपना एक कद है और बाकी जो दीगर इनके साथ ऑपोजिशन जमातें बैठी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि वाई जमात इस्लामी इज नॉट देयर। वो तो भी आप देखिएगा कुछ दिनों में जिस किस्म के एहतजाज जमात इस्लामी इनके खिलाफ करेंगे, वो इंडिविजुअल सोलो प्ले रखेंगे और वो ऑफ कोर्स जिस तरह हमने देखा था पहले भी उन्होंने किया, लेकिन बड़े अच्छे बच्चों की तरह एक जगह बैठे रहे और उसके बाद वो किया। और मुझे याद है जमात इस्लामी, आमिर ज़िया को भी और ब्रिगेडियर साहब को भी याद होगा कि जमात इस्लामी जब निकलती होती थी तो वो बाकायदा इंडिकेशन होती थी कि अब कुछ अरसे बाद हुकूमत फारिग हो रही है। ये हमने 2 दफा देखा, नवाज शरीफ के दौर में भी देखा, बेनजीर के दौर में भी देखा। अब पारा में हमने पत्थर भी खाए उनकी तरफ से। मतलब ये एक है कि वो उसके बाद फिर पता लग जाता था कि काजी आ रहा है। यू नो इफ यू रिमेंबर कि उस वक्त काजी साहब होते थे तो वो काजी आ रहा है, जालिमो काजी आ रहा है और उसके कुछ अरसे बाद जिस तरह वो निकलते थे तो चीजें रोल होना शुरू हो जाती थी। तो आई डोंट नो इफ दैट पॉलिटिक्स इज स्टिल गोइंग ऑन और नॉट, बट यू कांट रूल आउट। हम पाकिस्तान में उसी सर्कल में हैं, कहीं ना कहीं वापस जाके वहीं पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक के इश्यूज आर अदर इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे मेरा ख्याल में ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को तवज्जो देने की, एंड दैट इज आम आदमी की इश्यूज। ऑब्वियसली बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, जो अभी बात हम कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब का, अगेन उस तरफ आऊंगी, इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मीडिया की जीनत बना हुआ है, बहुत सारे सवालात भी हो रहे हैं। जिस किस्म की तनकीद का निशाना उन्होंने मौलाना को बनाया, कल मेरे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब थे तो उन्होंने कहा जी बेशक हम ये कहते रहे, ऊपर ऊपर से कहते रहे कि जी इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, बट ऑब्वियसली एक हमारे जो लीडर हैं उनकी ज़ात को अगर आप निशाना बनाएगा तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। और अली अमीन साहब ये भी कहते हैं कि जी मुझे कहा जाता है, खान साहब कहते हैं कि क्यों तुम मौलाना को टारगेट करते हो, ये वो। आपको लगता है कि ये खुद ही जो है बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी डायरेक्शन के जो है अली अमीन साहब ये कर रहे हैं, या जिस तरह हम बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अली अमीन शायद उन कुछ लोगों में से हैं कि जिनका जो स्टैचर जो है वो कम हो जाएगा अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि ये अलायंस कहीं चले या इससे कुछ इसको चांस भी दिया जाए। तो नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन एक बात तो है कि पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है ना वो इतनी स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं है। वो बेशक बहुत मकबूल जमात है और बेशक इमरान खान जो सब लार्जर देन लाइफ जो है वो पॉलिटिकल रहनुमा बने हुए, सियासी रहनुमा है, लेकिन अगर आप देखें कि इनके बहुत सारे मिसस्टेप्स हैं और उसी की वजह से बजाय इसके कि इनकी मुश्किलात कम होने के हमने देखा वो मुश्किलात बढ़ी हैं। इनको यकीन है कि क्योंकि हम मकबूल हैं तो और हम ये समझते हैं कि अपने तय हम जो भी फैसला कर रहे हैं वो कानून और आइन के मुताबिक है, उसके बाद हमें उसका नतीजा मिलेगा। तो पता चला कि when they try to play by the book तो वो उसमें नाकाम हुए। मैं आपको याद दिलाऊं ना कि जब उन्होंने इस्तीफे दिए थे और उन्होंने कहा था कि अर्ली जाएंगे तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल बाय द बुक चल रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान की जो सियासी हकीकतें हैं उसको नजरअंदाज कर रहे थे। अभी जो मुझे नजर आता है, जो आप लोग उसको नाइफ पॉलिटिक्स अंग्रेजी में कह रहे हैं, मैं उसको कहूंगा कि जी नादान है ये लोग, ठीक है ना, भोले हैं। दूसरा से मतलब है जो सामने उनके पास पुराने खापड़ बैठे हुए सियासत के, उस हिसाब से वो उनका जो लेन देन का तरीका है और वो जितना उनकी इंग्रेस हुई हुई है हर जगह के ऊपर, जो मैं कहता हूँ पुरानी इस मुल्क की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक इस मुल्क की सियासी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो जो इस मुल्क की सियासी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बड़ी इंग्रेस है और वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत में है। इवन आप देखें कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी जो है आपके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही चल रही होती है। तो वो उस गेम को मेरे ख्याल में पीटीआई उस तरह से नहीं जो है खेल पा रही है। उससे वो समझ रहे हैं कि जी जो शहरों में होता है ना कि जी एक हम असूलों के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारा हम देख रहे हैं कि जी सिविल लिबर्टीज खत्म हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी बकौल उनके वो उसकी जगह कम हो रही है और सिविलियन स्पेस कम हो रही है। वो उन इश्यूज को लेके चल रहे हैं कि जो सही तरह से वो सेल नहीं कर पा रहे। और उसके बाद एक पाकिस्तान की हकीकत ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं लेवल के ऊपर जो उन्होंने कोशिश की भी और मेरे ख्याल में कोशिश जारी है और उसमें कोई हमें इतराज नहीं करना चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाह रहे हैं कि उनकी बातें सही हो जाए, मामला सही हो, लेकिन उसके लिए भी जो हिकमत अमली अपना रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है। क्योंकि पहले आप ओवर तरीके से जाहिरी तौर पर प्रेशर डालते हैं, तनकीद करते हैं, फिर आप बात करते हैं, बहुत सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इससे पीटीआई का मसला नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी देखें उसमें भी यही मसला है कि हम ओवर प्रेशर डालने का हम लोग शौक रखते हैं, जो काम साइलेंट डिप्लोमेसी से होते हैं हम लोग नहीं करते। तो वो हमारा मेरे ख्याल में कुछ कौमी मिजाज बना हुआ है कि हम लोग जरा सा
छाती ठोक कर और जोर जोर से बातें करके चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, वो अब अपने हिसाब से बात करते हैं और इसलिए पीटीआई का काम जो मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हुकूमत सेफ जोन में, लेकिन जो बड़ा मसला हुई कि पाकिस्तान क्या सेफ जोन में है जी बिल्कुल ऐसे और क्या किसी भी लेवल के ऊपर डिलीवर कर पा रही है। हमें ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए। पीटीआई सानवी है, हुकूमत का मुस्तकबिल सानवी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी तरजीह होना चाहिए। और जो फिर हम मंजरनामा देख रहे हैं, मतलब एक मैंने मिसाल दी बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, केपी में ऑर्डर, सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्रम्बलिंग फैसिलिटीज, सिंध के अवाम जो है वो मतलब उभर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनके पास कोई पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेट नहीं है। एमक्यूएम जो है वो किस्सा पार्निया बन गई है, वो आम आदमी की चीज को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही है। देही सिंध के अंदर एक खला है बहुत बड़ा, और वहां पर जो जीडी है उस खला को पूर्ण नहीं कर पा रही है। तो हमारे यहाँ बहुत टेढ़ापन है। इसी तरह पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि वो लगता जाहिर बहुत अच्छा है कि बड़ा एक जखीम सा उनका छिपा है कारकर्दगी का जमीमा इश्तहारात का, जिसमें 300 तस्वीर थी माशाल्लाह, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है चीजों को अवाम दोस्त बनाने की, और ताकि हम थिएट्रिक से बाहर रहें और सही मायनों में डिलीवर करें। हमारी आप बताइए ना, इस गरीब मुल्क को कहाँ पहुंचता है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल केबन गाड़ियां ऑर्डर करें? सिंध भी करता है, पंजाब भी करते हैं, केपी भी करते हैं, क्यों करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर ज़ैद साहब, बट मेरा सिर्फ एक कंटेंशन है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको चाहिए कि ना कि आप अपने जो है वो इश्यूज आप रिजॉल्व करवा रहे हो, ठीक है वो आप करते रहे, साथ साथ वो चलता रहे, किसी ने आपको मना नहीं किया, बट जब आप असेंबलीज में जाते हैं जहाँ से जब मरात भी आप ले रहे हैं, बल्कि मरात जब आपकी बढ़ा दी गई है तो वो सब एक ही साइड पे थे, किसी ने उस पर एहतजाज नहीं किया, मरात इतनी ले रहे हैं तो कम से कम आम आदमी की बात तो करें। वहां पर भी जाके अगर आपने अपनी ही जो है वो सियासी इश्यूज जो है वो डिस्कस करने हैं, तो फिर उस आम आदमी का क्या फायदा हुआ जिसने आपको इलेक्ट करके ऐवानों में भेजा है? एक जुमला उसमें कह रहे थे, क्योंकि मुझे पता है ब्रिगेडियर साहब की बड़ी अहम बात होगी। बात ये कि देखिए हमारे जो हुक्मरान शराफिया है उसकी जो रहन सहन का तरीका है वो पहली दुनिया के हुक्मरानों जैसा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल वही है, वही जहाज है, वही बड़े बड़े घर हैं, वही उनके पास फैसिलिटी है और पर्क्स हैं बहुत सारे जो मैं नहीं पता होंगे, ठीक है ना। लेकिन अवाम, हमारे पास पैसा नहीं है, स्टैंडर्ड ग्रोथ जो बच्चों की 38% है हमारे मुल्क में, उनको एड्रेस करने का इशू नहीं है। लर्निंग पॉवर्टी जो हमारे मुल्क में 77% उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हुक्मरानों की याशियां वही है। तो भाई ये तो वो वक्त है, आप क्यों नहीं आप मकामी असेंबल गाड़ी में बैठ सकते हैं? आपकी क्या नाक कटती है? आप सुजुकी में, टोयोटा में, होंडा में बैठे ना, क्यों आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए? क्यों हमारे वजीरों को? भैया हर वक्त तो आप असिस्टेंट कमिश्नर को कह रहे हैं जिले देही सिंध के लिए आप देही इलाकों के लिए ले लें, मगर वो भी पूल में होनी चाहिए। कभी किसी को जाना हो ऐसे सफर के ऊपर तो ठीक है आप जहाँ पे सड़क ना हो, वरना तो आप कराची में क्या तुके? माना कि कराची की सड़कें टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर भाई छोटी गाड़ी चलती है, आपकी क्यों उनकी शान कटती? तो मेरा अर्ज ये करना है कि अपने खर्चे कम करें। आप कह रहे हैं कि जी टैक्सेस हम पे डाल रहे हैं, डेवलपमेंट टैक्स आप कम कर रहे हैं, आप सैलरीड क्लास ने फिर इस दफा जो है वो 54% टैक्स ज्यादा दिए है, 22% आपने अखराजात बढ़ा दिए हुकूमत के, आपने पर्क्स में इजाफा करके, भाई वहां खत्म करें ना, सिंबॉलिक करके हमें दिखाए ना। आपने जी जून जुलाई की गर्मी में सूट पहन के नहीं आएंगे ना असेंबली में, हम शलवार में आ जाएंगे, हम धोती में आ जाएंगे, जो भी आपका लिबास है बैठे उसमें, क्या जरूरत है? हम बताएं कि हम गरीब मुल्क के लोग हैं और हम उस वक्त तक इसी तरह रहेंगे जब तक हमारे लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद नहीं हो जाता। ये हमारा इनका ये एटीट्यूड ही नहीं इन लोगों का। तो उनको टाई वही लगाएंगे जून जुलाई में, तो लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर एसी लगाएंगे। चले आमिर साहब, जरा मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जो बात अभी आमिर साहब कर रहे हैं कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि पीटीआई क्या कर रही है, पीएमएलएन क्या कर रही है, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवर हो रहा है, तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। इसमें दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली इस वक्त जो दहशतगर्दी सर उठा रही है और शायद हम उसको उस तरह जो है वो भांप नहीं पा रहे, या जिस नौयत का जो इश्यूज इस वक्त सर उठा रहे हैं उसको भांप नहीं पा रहे, उसके लिए भी आपको पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है हमारी एक हिस्ट्री है कि जब तक कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो हो नहीं जाता तो हम तब तक साथ बैठने को तैयार नहीं होते। इट टुक एन APS टू ब्रिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर एंड टू एंड दैट धरना, अगर आपको याद होगा। फिर से हम लगता है कि उसी तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी अभी जिस तरह सर उठा रही है, आने वाले दिनों में इससे बहुत चीज़ें ख़राब होंगी जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं अभी। देखिए इस वक्त जितनी ज़्यादा सर्ज हुई है ये काउंटर टेररिज्म में, और उसके बाद हमारी कितनी डेली 150 के करीब हमारे डेली बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके बाद कितने खारजी या PLA के लोगों को मार रहे हैं,
उस साथ हम कितनी शहादतें दे रहे हैं, सेक्रीफाइस दे रहे हैं, बट वेयर इज द नेशन, वेयर इज द गवर्नमेंट? बात यह है कि कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक मीटिंग कर ली, कॉन्फ्रेंस बुला ली कि बलोचिस्तान में बड़े हालात ख़राब हैं, केपीके के बहुत हालात ख़राब हैं, रोज़ाना की हमारी इतने ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, और चीफ आमिर साहब ने बारहा कहा कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री, लेकिन अगर बिल्कुल दहशतगर्दी खत्म करनी है तो देन द होल नेशन हैज टू स्टैंड। आपके पॉलिटिकल आप देख लें, इलीगल स्पेक्ट्रम की बात कर लें, क्या हमने हुंडी का रोक लिया, हमने नार्कोटिक्स को रोक लिया, हमने स्मगलिंग रोक ली, ये चीज़ों को रोक ली, जितना हम ये फाइनेंशियल टेररिज्म हमने क्या कंट्रोल किया, सबसे आम इसका एक एलिमेंट है। उसके बाद हमने कोई अपने कंसेंसस अज़्म इस्तेकाम की बात की, आपके सामने पीटीआई रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ANP रिफ्यूज्ड, JUIF रिफ्यूज। आप बताएं एक प्रोविंस में जहां ये सब कुछ हो रहा है और वहीं की पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि वी डोंट एग्री, और क्या है उसमें है क्या, इंटेलिजेंस ऑपरेशन विद कैपेसिटी आर्म फोर्सेस की बढ़ाने की जो हमने नहीं बढ़ाई। लेकिन So, ब्रिजेश साहब, और उसके पता बाद कलामी की हमें माफी clear कर उसमें दिया। भी, बिकॉज जब ये अनाउंस हुआ था तो इतना जो है ये कॉन्वोल्यूटेड किस्म का जो है वो अनाउंसमेंट थी, पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इसमें भी बहुत दफा मैं और आप भी बात कर चुके हैं कि तमाम पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर जो है ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। अगर नहीं किया तो दोबारा उसके बाद ऑन बोर्ड ले लेता, वो भी नहीं हमने कोशिश की। और उसके बाद देखिए कितना आसान है, फौजी शहीद हो रहे हैं, फौज फौजियों को मार रही है, दहशतगर्दों को मार रही है, बट इज देयर एनी एंड टू इट? एंड टर्म कोई स्ट्रेटजी हमने बनाई है। आप देखें ना, आर्मी तो अपना काम कर रही है, हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस बुला ले, लेट्स कम ऑन द सेम पॉलिटिकल कंसेंसस, और जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम को ठीक कर ले ताकि स्पीडी ट्रायल हो। हम अभी तक फौजी ट्रायल में ही अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो आते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। पेशावर में आपने देखा जब APS के बाद सजाएं हुई थी मिलिट्री कोर्ट में, उनको बहुत को छोड़ दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, इस वक्त वाकई ठीक बात है, देखिए पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इज इन रियली ट्रबल। अभी यूक्रेन पे ट्रंप ने हमने देखे तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया, $500 बिलियन के माइन मिनरल वॉर रेपरेशन उनसे ले रहे हैं वो। एंड देन नेक्स्ट इज, आई एम टेलिंग यू, वी आर नॉट क्लियर कि बलोचिस्तान इज नॉट टारगेट जी। ये जो बलोचिस्तान में हो रहा है ये बाय डिजाइन हो रहा है। अफगानिस्तान में जो वेपन हमने छोड़ के गए हैं, बाय डिजाइन छोड़ के गए हैं। 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आ गई हैं, व्हाट इज द पर्पस? इसलिए हमें ये फौज अकेली नहीं कर सकेगी। इसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को, बलोचिस्तान गवर्नमेंट को, KPK गवर्नमेंट को सब मिलके वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने कोई नहीं देखा बलूचिस्तान में। हमने क्या नेशनल वहाँ की जो पार्टीज उनसे कोई कंसेंट बात की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। KPK के अपने क्राइसिस चलते जा रहे हैं, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वहाँ पर, उसमें अब पावर स्ट्रगल चल रही है, टांगे खींच रही एक दूसरे की। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज टू टेक अ मेजर स्टेप। जब तक इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, फिर वही बात है, अवाम को खुश कैसे करेंगे? अवाम को खुश करें, आज गवर्नमेंट विल हैव अ बेनिफिट, PTI और ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें, अवाम का कॉन्फिडेंस जीतें। ये बहुत जरूरी है। हम नहीं समझे इस बात को, जब तक अवाम खुश नहीं होंगे ये हमारे मसाइल नहीं खत्म होंगे। और सेकंड, ये नैरेटिव चल रहा है, आप मुझे बताइए कि जितना बड़ी उनका सोशल मीडिया चल रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का, हमने हुकूमत ने कोई काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया है? क्या टैलेंटेड यंग लोगों को आप मीडिया में ला के उसका जवाब दे रहे हैं, काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, आवाम को आगाही कर रहे हैं? नथिंग। तो ये चीजें हमें देखने की है। इसलिए पॉलिटिकल डिफरेंस ऑन वन साइड, बट आपको पॉलिटिकल कंसेंसस और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। IMF वर्ल्ड बैंक के निकले, दे डोंट वांट। हम एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, फौज लड़ाका है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मर्जी के करेंगे, ये नहीं होने देते। दिस इज व्हाट अमेरिका को क्या हमने कहा कि इंडिया को रोकें, इंडिया फुल कंट्रोल अमेरिकन, दिस इज द इशू। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़मीर साहब, इसमें जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हम एवरीथिंग इज़ इंटरट्वाइंड विद पॉलिटिकल कंसेंसस, खा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ हो, खा इस वक्त जो है वो इकोनॉमी हो, जो आपके लिए ये दो चीज़ें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं। PTI को तो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हर आए दिन उनका कोई स्टेटमेंट आता है, हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब ने और आमिर जान ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, रिगार्डलेस ये मतलब मुल्क रहेगा तो ये सियासी जमातें रहेंगी।
और ये जिस पे ये बात हो रही थी कि कंसेंसस क्यों नहीं हो पा रहा है, कि कम से कम एटलीस्ट जहाँ पे मतलब केपी में और बलूचिस्तान में जहाँ पे ज़्यादा शोरिश है वहाँ पे तो कम से कम कंसेंसस। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जब तक खुद हिट नहीं होता ना, उसको एहसास नहीं होता कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। और फिर जिस तरह बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने की कि एक पार्टी है जिसका बहुत मतलब तकड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उसका काउंटर नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मुझे लिए ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं गवर्नमेंट साइड पे जो कि सैडिस्टिक प्लेयर लेते हैं, एक मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट ऑब्वियसली अगर आप अभी तक उसका कुछ नहीं कर सके, और ये अभी की बात नहीं है, ये 2-3 साल से हैं इन जमातों के खिलाफ एक पार्टी का सोशल मीडिया जो है वो तकड़ा है। चलें, लेकिन जो आपने बात की ना कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो कम से कम हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी। टेररिज्म का एक ये जो अब एक दोबारा जिन बोतल से बाहर आ रहा है, इसको काबू करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कि गवर्नमेंट का मतलब लाइज मतलब द ओनर्स ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द अदर पार्टीज लाइज ऑन द गवर्नमेंट। तो क्योंकि भाई आप गवर्नमेंट हो, आपको जरा दिल बड़ा करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा शायद झुकना भी पड़े, लेकिन मुल्क की खातिर आपको सबको इस वक्त लेकर आना है। क्योंकि ये एक चीज अगर आप ये अभी नहीं कर सके तो देखिए, मैं ये ठीक है टेररिज्म है वो बहुत खौफनाक चीज है, लेकिन इससे बड़ी जो परेशानी है वो गुर्बत है। उससे बड़ी परेशानी वो भी तो इंटरट्वाइंड है। आप क्यों टेररिज्म की तरफ लोग जाते हैं? कि आप अगर क्योंकि दहशतगर्दी तो है ही है, लेकिन अगर ये आप अगर सियासी इस्तेहकाम लाने के बाद आप मौशी इस्तेहकाम की तरफ ना चले, तो ये अगर गुर्बत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर जिसके पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं जाती या 1 वक्त की रोटी नहीं जाती, तो वो शायद ज्यादा खौफनाक आदमी बन सकता है या शख्स बन सकता है निस्बतन एक दहशतगर्द। नहीं, लेकिन मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मौशी अगर आप में एक सस्टेनेंस नहीं है या मौशी तौर पर आप इस्तेकाम नहीं है, आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, तो वो भी तो दहशतगर्दी को फ्यूल कर रहा है। दहशतगर्दी तो उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको बहुत आसान मेजर कॉज है ये कि आपकी बेसिकली आप देखिए ना, अभी हम मानते हैं कि बहुत सारी, और सबसे बड़ी जो चीज है जिसपे मेरा ख्याल में पता नहीं एक तो टैबूज बना दिए हुए ना। पहले एक टाइम था कि मतलब स्टेट चैनल पे एड्स चलते होते, सब कुछ होते, पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बात नहीं कर रहा है। वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, और जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा क्लाइमेट चेंज, आपको यह भी नहीं अंदाजा हो रहा है कि अगर आपके आने वाली दुनिया कह रही है, मतलब हिस्टोरियंस पहले लिख चुके हैं कि आने वाले दिनों में जंगें होंगी, पानी के ऊपर जंगें होंगी। तो हम उन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं कि जी उसको जेल से बाहर आ जाना चाहिए, इनको उतर जाना चाहिए। भाई हो गया, अदालतों को एम्पावर करो, अदालतों में जाओ और फिर बार जाओ अदालतों को। अगर आप समझते हैं कि अदालतें आपको इंसाफ नहीं दे रही हैं तो एक्सपोज देम, लेकिन बार जाओ अदालतों पे। एक इंस्टीट्यूशन है, हम आपका जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको एकदम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते कि है ही नहीं है। वो एग्जिस्ट करता है, आपके ग्रीवेंसेस हैं, आप जाएं वहां पे एड्रेस करवाएं, नहीं होते फिर जाएं, दोबारा जाएं, बार जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे अगर आप यही एक अपनी 4 फुट की मस्जिद बना के दीवार खींच के बैठ जाएंगे और आप समझते हैं कि यू आर राइट, ऑफ कोर्स यू कैन बी राइट, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके राइट की वजह से आपका रेस्ट ऑफ द मुल्क जो है वो आप उसको स्टेक पर चढ़ा दें। अच्छा, आमिर ज़िया साहब, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की कि जो कुछ सारा बलूचिस्तान में हो रहा है ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, और उन्होंने ऑब्वियसली एक जो बिल्ड किया अपना आर्ग्यूमेंट, वो जो इस वक्त यूक्रेन में सारा हो रहा है उससे जोड़ा। हम यहाँ पे बड़े इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं कि जी ट्रंप साहब ने हमारी बड़ी तारीफ कर दी और हम बड़े खुश हो रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी जो है वो नेगेटिव रैमिफिकेशंस भी हो सकती हैं एक दफ़ा और? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कहना कि ये शख्स पाक अफगान बॉर्डर से जो है वो पकड़ा गया, उसके बाद एक फिर जो है उसको एक जवाब बनाकर एक हमारे खिलाफ जो एक मुहिम चलती आ रही है कितने सालों से, डू मोर वाला जो एक हमसे मुतालबा किया जा रहा है, वो पाकिस्तान पे फिर प्रेशर आएगा उसका एक और। क्योंकि जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा है, और हम लोग, फिर मैं कहूंगा, मासूम और भोले लोग हैं कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हम लोग उसकी बहुत ज्यादा मीनिंग तलाश कर रहे हैं ना। क्योंकि इस वक्त जो अगर हम रियासती मफादात की बात करें तो हमारे और अमेरिका के दरमियान पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस कम है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कम है और डाइवर्जेंस ज्यादा है।
कि देखिए ना, अमेरिका की जो टीम है ट्रम्प साहब की, उसमें हॉक्स आए हुए हैं। कई जो है वो प्रो इंडियन हॉक्स हैं और कुछ जो है भारत निजात लोग हैं, यानी कि इंडियन अमेरिकन। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, उसमें अब हमें देखना चाहिए एक लेवल पे जो हॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे उनके स्टेट सेक्रेटरी है, CIA का चीफ है, वो तमाम के तमाम एंटी चाइना हॉक्स हैं, ठीक है ना। और जाहिर है कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसके हवाले से हमारा बिलावास्ता जो है दबाव आ सकता है। उसी तरह फिर आप तुलसी गबार्ड को देखें, जो कि उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, FBI का चीफ, और बहुत सारे भारतीय जो है मुख्तलिफ अहम ओहदों पर है। हालांकि तुलसी जो है वो तो हिंदू है बाय फेथ, इंडिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इनका हिंदू नेशनलिस्टों के साथ बहुत ही करीबी रवाबित हैं। जी बिल्कुल। तो वो प्रेशर भी पाकिस्तान पर आएगी। जो खबर आई थी रॉयटर्स की 5 मार्च को, अगर आप याद करें, अब वो जिसमें उन्होंने 3 एनोनिमस सोर्सेस कोट किए कि जो नई लिस्ट आ रही है जिसमें पाकिस्तान का नाम भी पेश करने, ट्रेबल बैन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये टेस्ट बैलून भी है। तब भी ये हमारे लिए तशवीश की बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान के और जो हम जो कहते हैं ना कि जी हम बैरूनी साजिश तलाश करते हैं, बात होती है बैरूनी साजिश उस वक्त काम करती है जब हमारे अंदरूनी तज़ादात बहुत बढ़ जाते हैं और लोग जो है बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तो इस वक्त जो हमारे रियासती इदारों की, मैं हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कह रहा, रियासती इदारों की बहुत सच्ची जिम्मेदारी है कि इंटरनल कंट्रडिक्शंस को, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे हमारे कौमी सतह पे हमारे यहाँ जो कंट्रडिक्शंस हैं, उनको हल करे। आपने सिंध में एक और मसला खड़ा कर दिया, जो नेहरू का मंसूबा है, उसको में नहीं लेकर गए हैं, वो आप देखिए कितना बड़ा उसके ऊपर एक बैड ब्रेथ क्रिएट हो गया है। फिर जो सूबों के दरमियान अरसे से बात नहीं हो रही थी, आज इसी लबो लहजे में हो रही है। क्योंकि मैं सिंध में बैठा हूँ, कराची में बैठा हूँ, तो मैं आपको गुजार कर रहा हूँ ना, इन चीजों को मामूली मत लें। KP की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो हर जगह पे आपको बबल कर रहा है ना कंट्रडिक्शन हमारा। तो उसको हम अब जब तक तय नहीं करेंगे तो भाई अमेरिका भी फायदा उठाएगा, भारत भी फायदा उठाएगा, जो भी हमारे और पड़ोसी हैं जिनके हमें नाम नहीं लेना चाहिए, सब फायदा उठाएंगे हमारा। तो असल मसला हमारे अपनी दाद से शुरू होता है, हम क्या करें अपने साथ। एक बार हम मजबूत होंगे, हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, फिर हमें कोई फिक्र नहीं होती कि कौन क्या साजिश कर, हम निमट सकते हैं। लेकिन अगर हम ही कमजोर हैं, हम ही अपने मसले नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं बात करते? हमें बलूचिस्तान के लोगों से बात करनी चाहिए, हमें जो सिंध में नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। अगर फर्ज करें कि उन नहरों से कोई नुकसान नहीं होना तो बताएं ना लोगों को। लेकिन ऐसे इकबाल आके अगर कोई आमियाना से जुमला कह के चले जाते हैं और उससे लोग कन्विंस नहीं होते, तब तो देयर इज अ प्रॉब्लम। कि लोग कह रहे हैं कि रोटी के नीचे तो पानी नहीं आ रहा हमारे सिंध के अंदर, दरिया के अंदर, ठीक है ना। और के पड़े पड़े वो कह रहे हैं दरिया तुमने वर्ल्ड बैंक के मुआहदे तले बेच दिया था भारत को 60s के अंदर ना, ये दे दिया तुमने, सतलज में पानी कहां से आएगा? तो ये एग्जिस्टिंग पानी होगा ना। पंजाब अपने कोटे का देगा, तो पंजाब खुद कहते हैं 20% तुम्हारे यहाँ पानी कम होता है, उनके कहते हैं। बिल्कुल आखिरी 2 मिनट रह गए, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ऑल ऑफ अ सडन जो ये दहशतगर्दी का अफरेत है, एक दफा फिर से जो सर उठा रहा है, ये ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि एक वन ऑफ कोई इंसिडेंट है, दिस अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। और जिस किस्म की जो भी बात हमने की है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं ट्रम्प साहब के बयान पर, ये सारा क्या इंटरलिंक्ड है? क्या आपको ये सब कुछ जो है इंटरलिंक नजर आता है? देखिए, इंटरलिंक इसको दोनों चीज से कर सकते हैं। एक तो उन्होंने बड़ी तारीफ भी कर दी है, आफ्टर सम टाइम जैसे जी कि पाकिस्तान टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहा, करे पाकिस्तान को अपना नुक्ता नज़र क्यों नहीं बता सकते? पाकिस्तान को ये चाहिए कि देखें, आप अफगानिस्तान में सब कुछ छोड़ के गए, वेपन एमुनिशन, इट हैज फॉलन टू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मींस के वी नीड योर सपोर्ट। आपने जब किया तो हमें आप कम से कम मिलिटरी सपोर्ट करें, आपको मैचिंग हमें वेपन एमुनिशन आना चाहिए जो इंडियन के वहां पर उनके हाथ पे लगा हुआ है। सारी नाइट विंड डिवाइसेज हैं, लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट है, ट्रांसपोर्ट उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की उनके पास है। हम इसको एक्सप्लॉइट हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि देखिए वी आर वॉर कलामी की माफी, प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, मुझे सिर्फ ये बताइए, बेशक ठीक है वो एक दौर दूसरा था, एक और प्रेसिडेंट थे जो वो करके गए थे, एस्टैब्लिशमेंट तो एक उनकी जो है वो पॉलिसीज का तसलसल तो होता है। क्या आपका ख्याल है वैसे ही गलती से भूल गए और उन्होंने सोचा अच्छा जी हम छोड़ के चले जाते हैं, हमारे जहाजों में जगह नहीं है, हम इनको लेके नहीं जा सकते? ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो बाय डिजाइन। 100% देखें, they have left this weapons, ammunition, vehicles, APCs by design. They don't want Afghanistan to be peaceful ever. Please do remember my words. If peaceful हो जाएगा तो हमारा सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी थ्रू अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड गवादर, द होल वर्ल्ड मार्केट इज अवेलेबल। लाइक पे चाइना को पूरा एक्सेस मिल जाएगा, 8 दिन में आ जाएंगे काश करते हुए यहाँ पर, जो उनको 90 दिन लगते हैं समुद्र के रास्ते थे। सो और उससे पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की कर लेगा, और पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री
being a neutral country, being with having better hardened army, Right. geostrategic बहुत अच्छी, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैल से अपने मुल्क की मफाद में करेंगे, ये वो नहीं चाहते, इसलिए इंडिया को यूज कर रहे हैं प्रॉक्सी to create problem. Don't they know what India is doing in Pakistan? But we have to, हमें खुद देखना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि यहाँ कहाँ हम चीज़ें गलत कर रहे हैं और अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। ऑन दैट नोट मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया, ब्रिगेड साहब आपका और आमिर साहब बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। एंड में कंसेंसस है हमारे पैनल का, उसमें यही है कि जी हमें इस वक्त अपने अंदर अपने घर को इन ऑर्डर लाना होगा, अपने मसले जो हैं वो सॉल्व करने होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एक डिलीवरी जो है वो करनी होगी, आवाम को डिलीवर करना होगा, ताकि ये सारी चीज़ें जो इंटरट्वाइंड है इनका हम कोई हल निकाल सकें। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।